हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वैसे ही ये कॉल हो जाता है, तो दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। तो इसमें जो है हमें कोई भी मेथड को है, ये भी मेथड, लेकिन इसमें हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही अगर हम कोई भी वैल्यूज पास लेना है या कुछ भी हमें काम करना है, तो अगर हम जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, ये ऑटोमेटिकली अपने कंस्ट्रक्टर के पास पहुंच जाएगा। तो दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज ये है कि आपको कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए फिल करानी है, और आप ये चाहते हैं वो बार बार मेथड को कॉल नहीं करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जैसे आपके 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए आप 4 बार आप मेथड को आपको बार बार, मान लीजिए एक फन फंक्शन आपने बनाया और आप चाहते हैं कि फन फंक्शन को में कुछ वैल्यूज जो फिल करनी है और हर ऑब्जेक्ट के लिए करनी है, तो आप इसका मतलब आप 4 टाइम्स फंक्शन को लिखना पड़ेगा, फन फंक्शन, देन a1 डॉट फंक्शन, a1 एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो a1 डॉट फंक्शन, देन a2 डॉट फन फंक्शन, इस तरह से आप डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टर में कि जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट तो क्रिएशन करना ही है, तो जैसे ही क्रिएट करा वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर पे जाएगा और अपनी वैल्यू को वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू है वो फिल कर लेगा। तो बेसिकली इसका नीड ये होता है। तो इसमें कंस्ट्रक्टर्स में क्या होते हैं, कई तरीके से, कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जैसे इसमें कोई भी वैल्यूज, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो ये इस तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके लिए जो हमारा मेथड का नाम है वो है इनिट। इनिट बेसिकली, इनिट का नाम से समझ में आता है इनिशियल, तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली जो जाएगा वो इनिट मेथड पे ही जाएगा। और इनिट मेथड को जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो बेसिकली उसको इनिट लेके और उसके आगे पीछे जो है वो हम लोग डबल अंडरस्कोर लगाते हैं, तो इसमें ये जाता है। तो जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पे डेफ लिखते हैं, जो भी मेथड्स हैं वो अभी तक हमने जो पढ़ा वो डेफ में ही होते हैं, डेफ के थ्रू ही लिखे जाते हैं। डेफिनेशन फंक्शन का नाम, देन मेथड का नाम जो कि कंस्ट्रक्टर के लिए है, दैट इज डबल अंडरस्कोर और इनिट, और अगेन डबल अंडरस्कोर, 2 हो जाते हैं, और उसके अंदर आपका यहाँ पे लिखा जाता है। अगर आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मतलब ये कि उसमें कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं हो रहे हैं, तो आप केवल उसमें एक सेल्फ, आपका ये कीवर्ड लिखा जाता है। बेसिकली सेल्फ जो है वो एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज को हम लोग फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो भी है रेफरेंस जो होता है ना, जो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उनको, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको रेफरेंस करता है, जब तो वो किसके थ्रू करता है, दैट इज सेल्फ। ये सेल्फ एक वर्ड है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई एक मैंडेटरी नहीं है कि सेल्फ ही हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, टी सेल्फ, जो भी आपका मन हो वो आप इस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान की रखिए कि जो पहला वर्ड, जो पहला कीवर्ड है वो हमेशा आपका ये होना चाहिए जिसके थ्रू हम जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस करना है। तो अगर ये नहीं होगा, अगर सेल्फ नहीं होगा, तो जो भी आपके जो आप वेरिएबल्स लेंगे वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं करेगा, तो इसलिए ये होना जरूरी है। आप इसकी जगह आप टी सेल्फ ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये होता है कंस्ट्रक्टर। तो उसके आगे आपको जो भी लिखना है, यहाँ कोलन लगाएंगे क्योंकि ये फंक्शन है, और उसका जो भी लिखना है वो स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई आपको आपका वेरिएबल लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये चीजें होगी। तो ये कहाँ लिखा जाएगा? कंस्ट्रक्टर का अपना कोई भी एक, मतलब उसको अलग से हम डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वो विद इन द क्लास ही होता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कोई क्लास, देन क्लास नेम हो गया, क्लास नेम अगेन के बाद आप कोलन यूज करेंगे और उसके बाद आप यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो यूज होता है। अब आपका ये इस तरह से ये क्या है, ये आपका नॉन पैरामीटराइज है। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें क्या डिफरेंस होगा, उसमें बस इतना डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट्स, जो वेरिएबल्स हैं वो आप, जैसे मान लीजिए कोई रोल नंबर है या कुछ जो भी, वो आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये जरूर रहेगा, ये पहला होना चाहिए, जो भी आप टी सेल्फ है, टी सेल्फ जो भी आप देना चाहें,
दैट इज द फर्स्ट जो कि आपके आर्गुमेंट्स को जो वेरिएबल्स हैं उनको रेफरेंस करेगा, ना तो ऑब्जेक्ट के साथ वो लिंक नहीं हो पाएगा। तो ऑब्जेक्ट उनको रेफरेंस ही नहीं देगा, जो भी आपने अगर मान लीजिए आर नंबर या कुछ भी आपने लिखा तो वो नहीं करेगा, तो इसलिए वो जरूरी है। अगर आप नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो आप केवल जैसे आपने यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक क्लास एक्स वाई लिया और यहाँ पे लिखा, देन आपने लिखा डेफ और इनिट, और आपने केवल मान लीजिए ऐसे सेल्फ लिखा और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया रोल नंबर इक्वल्स टू 10। अगर आपने आर नंबर इक्वल्स टू 10 लिखा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लीजिए x1 इक्वल्स टू xy, ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया, जब ये जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये इसको रेफरेंस नहीं करेगा, मैंने भी बताया था, इसलिए सेल्फ की जरूरत है। तो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से ये कंस्ट्रक्टर है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये इस फंक्शन पे जाएगा, लेकिन ये रेफरेंस नहीं देगा। तो आपको ये लिखना जरूरी है सेल्फ डॉट आर नंबर। तो ये लिखने से ही वो उसके रेफरेंस उसको देगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये सेल्फ की जरूरत है, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। अगेन अगर आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो आप यहाँ पे जो भी आपने दे दिया वेरिएबल कोलन यहाँ लगेगा, और यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे ये यहाँ पे 10 पास किया, अगेन जो ना, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं सेल्फ डॉट आर नंबर इक्वल्स टू आर नंबर। तो ये जो आर नंबर की वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। आप फिर काम करिए, यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। जो भी है ये आर नंबर को हम अगर प्रिंट करना है तब हम सेल्फ की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट, आप यहाँ पे x1 डॉट आर नंबर इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। सेकेंड इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या होता है, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज समझ गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है अगर हमने क्लास के अंदर यहाँ पे कोई मान लीजिए हमने मार्क्स ले लिया, MKS इक्वल्स टू 70 दिया मान लीजिए, तो ये है क्या, ये ऑब्जेक्ट इसको रेफरेंस करेगा क्योंकि ये हमने क्लास के अंदर दिया है, ना कि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं दिया, लेकिन क्लास के अंदर है। करेगा इसलिए कि यहाँ पे जो है बेसिकली वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज जो है ऑटोमेटिकली जैसे ही अगर आपने इसके अंदर इसको दिया है तो ये जो भी ऑब्जेक्ट बनता है इसको ये रेफरेंस देता है, तो इसको सेल्फ के साथ की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये इसको रेफरेंस देता है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन हाँ कंपाइलर के लिए है कि वो ऑटोमेटिकली उसको समझेगा कि हाँ यहाँ पे जाना है, सबसे पहले वो वहीं जाएगा अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज दी हैं। एक चीज और बता दें, तो ये जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली वो कहलाती हैं क्लास वेरिएबल्स, और जो सेल्फ के साथ जो है वो कहलाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये हम पहले भी बता चुके हैं क्लास और पढ़ाने के। तो ये बेसिकली ये तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स हो गए, जो कि डिफॉल्ट हो गया, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में देख लेते हैं कि कैसे कैसे एक एक स्टेप पर मैंने बता दूंगी कि कैसे करते हैं, क्योंकि मेन वो जरूरी होता है। मैं डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए देती हूँ क्योंकि होता क्या है कि मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल बता दूँ, लेकिन जब हम रन कराते हैं तो बहुत सारी एरर्स आती हैं। तो वो एरर्स हमें भी, क्योंकि हम लोग अभी नया सीख रहे हैं, तो हमें वो एरर्स समझ में नहीं आती कि हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो एटलीस्ट हम अगर उसको ढूंढना है तो हम इसीलिए उसको रन करा के दिखाते हैं आपको एक एक एग्जाम्पल, जिससे वो आप समझ पाए कि कैसे हमें काम करना है। तो इसीलिए हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। तो अभी ये इसका समझ लीजिए कि ये इसका ये पार्ट है। इसी में इस तरह एक कंस्ट्रक्टर डी कंस्ट्रक्टर होता है। डिकंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जब कंस्ट्रक्टर बना तो उसको हमें हटा देना है, डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे ऐसा नीड नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि नॉर्मली इसका एक फीचर ही है पाइथन का कि मेमोरी मैनेजमेंट। तो वो ऑटोमेटिकली जो भी कंस्ट्रक्टर बनते हैं जैसे ही वो प्रोग्राम फिनिश होता है वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट भी हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई जरूरत नहीं है डिकंस्ट्रक्टर है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में कैसे एग्जाम्पल्स। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने कंस्ट्रक्टर समझ लिया कि क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बता रहे हैं। तो इसमें मैंने एक AMP नाम का क्लास लिया, एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल ये है, लिया
और यहाँ पे प्रिंट करा जाए। तो ये समझाने के लिए कि कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा, तो ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये बना लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या है कि जबकि यहाँ कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ है। और ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वो अपने कंस्ट्रक्टर पे जाता है। क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये इनबिल्ड रहेगा, और ये केवल कंपाइलर समझेगा कि हाँ ये वहाँ पे जाएगा, जाके जो भी काम करना है अगर उसमें मेंशन है तो वो करेगा, नहीं है तो वो रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, कंस्ट्रक्टर जैसे इनिट से बनता है तो वो नहीं बनाया है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है, दैट मीन्स इसको क्या करेगा, जब यहाँ जाएगा वो ई नंबर यहाँ दिखेगा, उसको वो रेफरेंस देगा और वो फिर वापस आ जाएगा। तो हम ये कैसे समझेंगे कि इसने ई नंबर जो कि एक क्लास वेरिएबल इसको रेफरेंस दिया, वो हम ऐसे समझते हैं, देखिए ई नंबर इक्वल्स टू 10 है। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे आपने EMP लिखा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ये E1 डॉट ई नंबर हो गया है। तो जब E1 डॉट ई नंबर है तो क्या ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया था, ये नॉर्मल फंक्शन है, क्या ये चीज़ें प्रिंट होगी? तो इसके लिए हमें बस करना ये होगा कि E1 डॉट हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो ये अगर प्रिंट होता है दैट मीन्स ये कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जिसने जब जैसे ही ऑब्जेक्ट बना वो वहाँ गया उस क्लास के अंदर, और उसके बाद वो आपको शो नहीं, डिफ़ॉल्ट का मतलब ही है स्टार्ट विद, उसने वो काम किया। तो हम इसको देख के ये देखिए 10 प्रिंट हो गया, दैट मीन्स उसने क्या किया, उसने उसको वहाँ पे रेफरेंस दिया ई नंबर को, ठीक है। अगर ऐसा होता कि जो कि अगर कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट नहीं होता तो वो जाता नहीं, तो इसका मतलब वो जब भी हम क्लास बनाते हैं तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो अपने कंस्ट्रक्टर पे जाता है। अगर आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, इनइट फंक्शन नहीं दिया है, तो भी वो जाएगा, वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा जिसमें वो जाएगा, जाके वो वापस आएगा और उसके बाद जो भी आपको मेथड करना है करेंगे। अगर ऐसा होता कि वहाँ नहीं होता तो फिर वो कहीं तो जाता, ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता तो उस कंस्ट्रक्टर को ढूंढता, वो नहीं मिलता तो वो फिर एरर शो करता। तो इसलिए वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है जो कि हम लोग उसको देख नहीं पाते लेकिन वो इनबिल्ट रहता है। तो ये चीज़ होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो एक एग्जांपल में ये देखते हैं, इस एग्जांपल में कि जैसे मान लें हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए बाकी इन्फॉर्मेशन तो हर स्टूडेंट की अलग अलग होंगी, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, लेकिन कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन हैं जो कॉमन रहेंगी। तो बार बार हम उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर ना करके हम डायरेक्टली ये चाहते हैं कि जैसे ही वो कंस्ट्रक्टर आपका रन हो, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू उसमें आ जाए। तो वो वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर में दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक क्लास बनाया, क्लास एक स्टूडेंट नाम से स्टाइल बना लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, डेफ, उसके बाद आप डबल अंडरस्कोर इनिट, दैट इज अ कंस्ट्रक्टर, ये बनाया। और उसके अंदर जो है हमने एक सेल्फ लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गया, जैसे मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का भी एक आपको वीडियो बनाया था तो आप उसको देख सकते हैं। तो सेल्फ हमें फंक्शंस के अंदर देना है। तो सेल्फ, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि हमें एक तो क्लास नेम और एक स्कूल नेम दोनों सेम रखना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने एक सी नेम ले लिया इक्वल्स टू, आपने कुछ भी यहाँ पे थर्ड फोर्थ जो भी आपने क्लास के हिसाब से देना है। और उसके बाद मैंने एक, आप इसको नंबर्स में भी ले सकते हैं, मैंने इसमें स्ट्रिंग ले लिया। देन सेल्फ डॉट स्कूल नेम, कुछ मैंने एक्स वाई जेड को स्कूल दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में एक ही बना रहे हैं, मान लीजिए हमने S1 इक्वल्स टू, और हमने यहाँ पे डिफाइन किया, कैसे वो करते हैं, S1 इक्वल्स टू क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम पैरेंथेसिस, क्योंकि उसमें हम आर्गुमेंट कोई भी पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, और आप रन कराना चाहें हम यहाँ से रन करा ले सकते हैं, प्रिंट
चूँकि वो उसको रेफरेंस दे देगा सी नेम और एस नेम, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट है वो सी नेम और एस नेम को रेफरेंस देगा। तो दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली s1 डॉट सी नेम करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी उसमें बताया था इससे पहले वाले वीडियो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में कि इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये एस नेम हो गया यहाँ, ये देखिए, तो ये आ गया थर्ड और ये हो गया XYZ क्लास नेम। तो आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे वो ऑब्जेक्ट यहीं पे आपके ऑटोमेटिकली सी नेम और एस नेम वो स्टोर करते जाएंगे। तो आपको बार बार जो है आपको वो चीज़ें अप्लाई नहीं करनी। उसके बाद आप जो मेथड्स बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप रोल नंबर और जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहें वो अकॉर्डिंग टू द जो है स्टूडेंट्स वो अलग डिफरेंट होगा, भाई रोल नंबर उसका अलग होगा, नेम अलग होगा, मार्क्स अलग होंगे, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं वो दोनों में कॉमन होंगी। तो उसको हमने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ये काम कर ले, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे आपने फिर से आपने एक S2 बना लिया एक ऑब्जेक्ट, अगेन सेम। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट जैसे पहला ऑब्जेक्ट बना यहाँ गया, उसने S1 डॉट सी नेम S1 डॉट एस नेम हो गया, देन S2 गया अगेन S2 डॉट सी नेम S2 डॉट एस नेम, और वैल्यूज भी सब में ये कांस्टेंट हो गई। तो इस तरह से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, लोग देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हमने एक क्लास लिया, देन कोई स्टूडेंट एक नाम का लिया, पैरामीटराइज का मतलब इसमें हमें आर्गुमेंट्स पास करना है। तो हमने ऑब्वियस जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट अगेन डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे चूँकि हम पैरामीटर्स पास करेंगे तो सबसे पहला तो ये सेल्फ रहता है। ये मैंने पहले ही बताया था, सेल्फ की जगह आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी दूसरा नाम ले सकते हैं, लेकिन पहला जो वर्ड हो ये सेल्फ होना चाहिए जिसको वो रेफरेंस दे। ठीक है, इंस्टेंस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तभी वर्क करेगा जब ये चीज़ उसको रेफरेंस दे रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देन कॉमा, देन आपने ले लिया एक रोल नंबर और एक हमने नेम ले लेते हैं। अब और भी और लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, सिंपल दो वेरिएबल्स ले रहे हैं। देन हम यहाँ पे अब लिखना कैसे पड़ता है, लिखते हैं सेल्फ डॉट आर नंबर इक्वल्स टू आर नंबर एंड दैट इज सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। इस तरह से आपको देना पड़ता है। अब यहाँ प्रिंट करना चाहिए यहाँ करा लिए, या दूसरा फंक्शंस बनाना चाहिए वहाँ भी करा सकते हैं हम। चलिए यहीं करा देते हैं। तो प्रिंट मैंने कहा ऐसे मैसेज दे दीजिए रोल नंबर इज यहाँ ब्रेसेस एंड नेम इज अगेन ब्रेसेस दे दीजिए, डॉट फॉर्मेट सेल्फ डॉट आर नंबर कॉमा सेल्फ डॉट नेम, ये दे दिया मैंने। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बस अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट नाम का एक क्लास था, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम। चूँकि हम आर्गुमेंट भेज रहे हैं यहाँ से यहाँ दो वैल्यूज़ भेजेंगे, 10 कॉमा कोई भी वैल्यू भेज दीजिए, नेम दे दिया, ये आ गया। इस तरह से आप जितने भी करना चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स यहाँ ले सकते हैं और वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ये जो 10 है वो जाएगा यहाँ पे आर नंबर पे, ए जो है वो नेम पे जाएगा, और ये अगेन सेल्फ जो है सेल्फ डॉट आर नंबर ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम ये जाएगा, ये वैल्यूज़ लेके जाएगा, तो ये हो जाएगा S1 डॉट आर नंबर और S1 डॉट नेम, उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये कैसे, इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। रोल नंबर इज 10 एंड नेम इज ट्रिपल ए। तो जैसे जैसे आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये अपनी कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, और कंस्ट्रक्टर पे जाके उनको उसी वही जो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू गया था वो अपने ये आर्गुमेंट्स को रेफरेंस देगा। तो ये चीज़ है, अगर आप दो बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक और बना लीजिए। इससे ये फ़ायदा ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कि आप जितने भी वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यूज़ क्या होती हैं वो अलग अलग डिफरेंट होती हैं हर के। हाँ, अगर कॉमन है वैल्यूज़, तो जैसे हमने बताया कि आप
नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वैल्यूज़ कॉमन नहीं है तब आप उनके लिए आप आर्गुमेंट पास कर दीजिए। तो ये आपने कंस्ट्रक्टर पे जाके वो वैल्यूज़ फिल करा देंगे। तो बस आपको ये करना यही है इतना। देखिए 2 नंबर पहला वाला जब ऑब्जेक्ट बना तो उसने उसको रेफरेंस दिया, वैल्यूज़ यहाँ आ गई। दूसरा ऑब्जेक्ट बना तो उनको रेफरेंस दिया, फिर यहाँ। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, ये सेल्फ लिखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी जगह आप चाहें तो आप दूसरा नेम भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए टी सेल्फ ले लिया, हम आपको दिखा देते हैं। इसमें तो चेंज करना पड़ेगा पूरे में। ये देखिए सब में हमने टी सेल्फ रख दिया। देखिए कोई एरर नहीं है। तो नेम आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। बस पहला जो वर्ड होगा, जो फंक्शन के अंदर जो पहला आप आर्गुमेंट देंगे, जो ये बेसिकली पैरामीटर है, वो हमेशा फर्स्ट आर्गुमेंट यही होना चाहिए, वही उसको रेफरेंस देगा। दैट इज नॉट अ आर्गुमेंट बट दैट्स अ वर्ड जो रेफरेंस देने के लिए उनके लिए उनको यूज़ करें। अगर ये नहीं देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो उन वेरिएबल्स को रेफरेंस नहीं देगा। तो अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था नॉर्मली इनिट, जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज करी थी। अब कुछ फंक्शंस भी देख लेते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वैसे ही वो फंक्शंस भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएं। तो वो कैसे करना है? तो सिंपल एक क्लास हमने बनाया, क्लास स्टार्ट लिया, ठीक। इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि हम इनिट से बनाएंगे। ओके, देन यहाँ पे सेल्फ डिफाइन करेंगे। मैंने इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने कहा सेल्फ डॉट सेम क्लास नेम ले लेते हैं इक्वल्स टू, क्योंकि ये वैल्यूज ऐसी हैं जो सभी जो ऑब्जेक्ट बने वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो, सभी के लिए कॉमन रहे, इसलिए ये चीज़ लिया। तो एक तो हमने ये बनाया। अब हमने क्या किया, हमने दो मेथड भी बना रहे थे। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि सेल्फ डॉट एक हम गेट बनाएंगे और एक बनाएंगे पी आर, मतलब प्रिंट करेंगे। गेट में गेट वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे पी आर का फंक्शन है। अब हम फिर से अगेन फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन याद रखिएगा इंडेंटेशन है, तो ये डेफ जहाँ पे लिखा है वहीं पे लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि डेफ के अंदर आप डेफ यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे दैट इज वो इनर फंक्शन हो जाएगा। तो नहीं, ये दूसरा फंक्शन है। एक कंस्ट्रक्टर ये इनर बनाया, एक ये भी एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ से कॉल हो जाएगा। तो डेफ और जब हम गेट फंक्शन में है तो गेट और यहाँ पे दे देंगे सेल्फ। फंक्शन जब भी हम देते हैं तो सेल्फ देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया सेल्फ डॉट एस नेम, स्कूल का नाम देंगे, इस पे दे दीजिए एक्स वाई जेड, ठीक, ये डिफाइन हो गया। और एक और मैंने बनाया डेफ पी आर, जबकि पहले से डिफाइन अपने करा हुआ है। पी आर डिक्लेयर किया है, आप डिफाइन कर दे रहे थे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो मैंने कहा प्रिंट सेल्फ डॉट, पहले आप सी नेम करा दीजिए। आप इसमें मैसेज भी दे सकते हैं कुछ भी डेफिनेशंस के लिए, मैं सिंपल करा देती हूँ। देन प्रिंट सेल्फ डॉट एस नेम। आप दे सकते हैं कि क्लास नेम इक्वल्स टू इतना या स्कूल नेम इक्वल्स टू ये, तो मैं वैसे नहीं दे रही हूँ, सिंपल से मैं क्लास नेम और एस नेम प्रिंट करा दे रही हूँ। तो ये मेरा बन गया। अब मैं बस क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। मैंने S1 एक ऑब्जेक्ट लिया इक्वल्स टू, क्योंकि कोई भी हम आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, सिंपल ये बनाएंगे। अब हम क्या होगा कि हमारा हम रन करा कर दिखाते हैं। अभी एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बनाया है तो ऑल्ट, देखिए ये आ गया आपका थर्ड, ये वैक्स वाई, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए कोई भी फंक्शन को कॉल नहीं किया। आपने क्या किया था, जो कंस्ट्रक्टर जब जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनता है ये अपने कंस्ट्रक्टर पे जाता है, और कंस्ट्रक्टर में आपने तीन चीज़ें डिफाइन की थी। एक तो सी नेम आपने एक वैल्यू दी थी, एक आपने क्या किया था, एक गेट फंक्शन भी आपने एक तरह का इंस्टेंस फंक्शन बना दिया, और एक पी आर भी बना दिया। तो जैसे क्योंकि इसके अंदर बनाया था, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया था, तो जैसे ही ये आप यहाँ से जाएंगे ये कंस्ट्रक्टर पे जाएगा। अब यहीं से ये फंक्शंस दोनों कॉल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आया, उसने थर्ड उसमें स्टोर कर दी, तो S1 डॉट सी नेम में थर्ड वैल्यू आ गई। उसके बाद यहीं पे गेट फंक्शन था, यहीं पे पी आर था, तो S1 डॉट गेट फंक्शन और पी आर फंक्शन दोनों ही स्टेप बाई स्टेप रन हो गए। तो इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑटोमेटिकली सब ऑटोमेटिकली रन हो गए।
तो इसी तरह आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये रन हो जाएंगे थ्रू कंस्ट्रक्टर के। आगे और एग्जांपल देखते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें जो है हमारे दो क्लासेस हैं, मतलब डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, तो वो ऑब्वियस है कि अपनी अपनी क्लासेस पे जाएंगे। तो जब एक से ज़्यादा क्लासेस हों या एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स आपको बनाने हैं तो कैसे करना है, तो बस सिंपल है, आप क्लास लिखिए। जैसे आपने एक एम्प्लॉय के लिए बनाना है तो EMP1 एक ले लिया आपने क्लास, उसमें आपने कुछ दे दिया, आपने दिया डेफ इनट सेल्फ, ओके, कोलन, आपने यहाँ पे सेल्फ सी ने मतलब कंपनी नेम दे दिया आपने, जो भी आपको देना है, जैसे जिसमें से आपने दे दिया। अब ये सिंपल छोटा सा मैं बनानी बस, इसमें आपका ये हो गया। और आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे एक प्रिंट भी करा सकते हैं, तो मैं प्रिंट यहीं पे करा दिया, सेल्फ कंपनी नेम, ठीक है। अब आपको मान लीजिए प्रिंट में ऐसे लिखना है कंपनी नेम एज सी नेम, सेल्फ के साथ ही लिखेंगे तो गड़बड़ करेगा। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो मैंने E1 इक्वल्स टू AMP ये बनाया, ठीक। तो ये क्या होगा कि E1 जो है वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट EMP1 क्लास का बनाया है, तो ये क्या जाएगा अपने EMP1 क्लास में ही जाएगा और जो है वो आपकी कंपनी नेम फिल करके प्रिंट कर देगा। लेकिन मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय 2 है E2, जो कि उसका ये कंपनी नहीं है, ठीक है। अब जब हम EMP1 को अगेन ये बनाएंगे तो ये फिर यहीं पे जाएगा और कंपनी नेम यही फिल करेगा, लेकिन हमारा ये E2 जो है वो उस कंपनी को बिलोंग करता नहीं है। तो फिर आप कैसे करेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं जैसे अगर आपको और भी चीज़ें, मैंने तो सिंपल एक ही वेरिएबल लिया है, कंपनी नेम, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तब आप क्या कर सकते हैं, एक और क्लास बनाएंगे। मैंने एक EMP2 बना दिया, ठीक। अगेन सेम मैंने डेफ इनट सेल्फ, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये हो गया, और उसके बाद मैंने दिया सेल्फ डॉट, इसमें भी आप ये सेम नेम ले सकते हैं, आप डिफरेंट नेम भी ले सकते हैं, सी नेम इक्वल्स टू आपने कर दिया, ये हो गया, प्रिंट करा दिए। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब E1 इक्वल्स टू EMP1, तो जो कि E1 जो है ये इसमें ये इसके लिए है, इसमें बना रहे, तो जो E2 है आपकी दूसरी कंपनी का है, तो आपने वो दूसरी क्लास में उसका EMP2 दे दिया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ये EMP1 जो है इसका क्लास का नाम था EMP1, ये इसके कंस्ट्रक्टर पे जाएगा और E1 डॉट सी नेम यहाँ पे उसमें वैल्यू आ जाएगी और वही चीज़ प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर यहीं पे रिटर्न होके आएगा और अगेन उसको E2 दिखेगा, E2 ऑब्जेक्ट बना, E2 जब ऑब्जेक्ट बना तो ये EMP1 पे ना जाके EMP2 क्लास में ये कंस्ट्रक्टर पे जाएगा और अगेन वैल्यू अब क्या हो जाएगी, E2 डॉट सी नेम जो है वो ट्रिपल भी हो जाएगी और वही चीज़ वो प्रिंट हो जाएगी। तो अभी इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ऑल्ट कराते हैं, ये देखिए कंपनी नेम इज ट्रिपल ए, कंपनी नेम इज ट्रिपल बी। तो ये चीज़ जो है अपने अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको ऐसा है कि मतलब वो ऑब्जेक्ट जो हैं जो वैल्यूज हैं वो दूसरी हैं, तो आप दूसरी क्लासेस बना सकते हैं।